कोई ऑडियो लीक पर सियासत चमका रहा है, कोई फॉरेन फंडिंग केस के घोड़े पर सवार होकर अपनी सियासत को भगा रहा है कि भारत जिनीवा और आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। श्रीनगर के इलाके में ताहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इत्तेहाद में इत्तेफाक में बरकत है और आपने इत्तेफाक और इत्तेहाद पर बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी होंगी। इन कहानियों का बयान करने का मकसद सिर्फ इतना कि अगर कोई भी गिरोह या मुआशरा बिखर जाएगा तो दुश्मन कुव्वतें उस पर गलबा पाने के लिए अपनी चाल चलने से बाज नहीं आएंगी। अच्छा, अक्सर जंगों में भी ना अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दुश्मनों ने भी दोस्ती करते हुए इत्तेहाद किया, अपने से बड़े लश्कर को शिकस्त से दोचार किया और जंग में भी इत्तेहाद नागुज़ीर हो जाता है ताकि दुश्मन कुव्वतें आपस की कमज़ोरियों का फ़ायदा ना उठा लें। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि शेर जैसा बहादुर जानवर भी अपने शिकार का झुंड देखकर हमलावर नहीं होता और वो बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए अपने शिकार के अकेले होने का इंतज़ार करता है और जैसे ही शेर को अपना शिकार तन्हा नज़र आता है तो वहीं शेर अपने शिकार को निशाना बनाकर चिट कर जाता है। अच्छा जी, अब जानवर जो हैं यानी जानवर भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की ताकत को बाखूबी समझते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे सियासतदान भी ख़तरे का एहसास करते हुए आपस में सारी जो सियासी ज़ाती मुफादाती जो दुश्मनियाँ हैं उन पर तेल छिड़क कर आग लगा दें, लेकिन आग को बुझाने के बजाय आग को मज़ीद हवा दी जा रही है। इंतकाम, हसद, नफ़रत, ज़ाती मुफादा जैसे शोलों ने इस इंतशार की आग को मज़ीद भड़का दी है। उसूली तौर पर होना क्या चाहिए था कि हमारे जो रहबर हैं बैरूनी ख़तरात, साजिशों को और अंदरूनी चैलेंज से निमटने के लिए दुश्मनी की ऐनक उतार कर मोहब्बत की ऐनक पहन लें तो कितना ही अच्छा हो जाए। तंज तल्ख जुमलों के तीर बरसाने के बजाय हमारे रहबर मोहब्बत के फूल बरसाएं। लेकिन ये शायद ख्वाहिश ही हो सकती है और ये ख्वाहिश पूरी भी हो ये ज़रूरी नहीं है। अब इस वक्त महंगाई का जो तूफ़ान है, आपको पता है उमद आया है। महंगाई ने गरीब तबके के लिए अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज गैर यकीनी की जो सूरत हाल उससे दो चार है। डॉलर मुसलसल आपे से बाहर है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के गोलों ने, बिजली के बढ़ते निर्ख के झटकों ने, गैस की आग मचोली ने अवाम को बाकायदा बेहाल कर दिया। अब ऐसे में होना तो ये चाहिए कि तमाम सियासी जमातें मईशत को लगे ग्रहण को ख़त्म करने के लिए मिलकर कोई जामे कोई ठोस पॉलिसी बनाएं, ऐसी पॉलिसी जिसमें सबका इत्तेफाक हो और आवाम को फ़ायदा हो, आवाम सुख का सांस ले सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे जो रहबर हैं उन्होंने शायद कसम खा रखी है कि वो अवामी मामलात से ज़्यादा एक दूसरे के मामलात में दिलचस्पी रखेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। एक दूसरे को बनाने की बजाय एक दूसरे को तोड़ने में अपनी सारी जो कुव्वतें हैं, तवानाई हैं, वो लगा देंगे। अब इस वक्त सियासी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो अपनी खामियों कमज़ोरियों को दूर करने के बजाय वफाकी हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ उस पर बाकायदा खेलते हुए नज़र आ रही हैं। कोई ऑडियो लीक पर सियासत चमका रहा है, कोई फॉरेन फंडिंग केस के घोड़े पर सवार होकर अपनी सियासत को भगा रहा है। सियासत वो नहीं जिसमें एक दूसरे को एक्सपोज करने के नए नए बहाने तराशे जाएँ, बल्कि सियासत तो अवामी भलाई करने का नाम है, बल्कि सियासत को तो इबादत भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ सब बड़े समझदार बने हुए, इसलिए किसी को समझाने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। अब सबसे पहले ये ऑडियो के लीक होने की सीज़न की मैं बात कर लेती हूँ। सीज़न आपको पता है जैसे किसी भी ड्रामे के सीज़न होते हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, ठीक वैसे ही ना सियासत में ऑडियो लीक होने के भी सीज़न्स चल रहे हैं। वक्फे वक्फे से नई किस्त रिलीज़ हो रही है। अब इन मुबैना ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन जैसे नून लीग हुकूमत को फॉरेन फंडिंग केस और महंगाई पर बड़ी जलीकट्टी सुनाती है, वैसे वैसे नून लीग का जो माजी है ऑडियो लीक से सामने आ जाता है। आपको याद होगा पहले भी मरियम नवाज सफदर की एक ऑडियो जारी हुई थी जिसमें वो मनपसंद चैनल्स को ज़्यादा इश्तिहारात से नवाजने की और जो मुखालिफ चैनल्स हैं उनको कम इश्तिहारात से नवाजने की हिदायत दे रही थी, बाकायदा हिदायत दे रही थी। अब जब मरियम की ये ऑडियो मंजर आम पर आई तो मरियम से इस मुतालिक पूछा गया, वो हैरानकुन तौर पर उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि जी वो पार्टी का मीडिया से चलाती थी और उन्होंने इस बात को भी माना कि उन्होंने अपनी मीडिया टीम को वाकई हिदायत की थी कि वो उन चैनल्स को इश्तिहारात ना दें जो नून लीग के खिलाफ खबरें दे रहे हैं। अच्छा, मरियम का उस वक्त ये कहना था कि मैं इस हवाले से अपनी सफाई में, अपने दिफा में ये झूठ नहीं बोलूँगी कि ये मेरी ऑडियो जो है वो गलत है या मैनिपुलेट की गई है या फिर ये मेरी ऑडियो है ही नहीं या फिर मैं ये कहूँ कि जी मेरी ये ऑडियो जाली है। यानी मरियम ने एतराफ़ी बयान में यहाँ तक मान लिया कि ये बहुत पुरानी ऑडियो लेकिन है, उन्होंने कहा मेरी ही है।
अब मरियम ने इधर अपनी ऑडियो लीक होने की जिम्मेदारी कबूल की, तो सियासी हलकों में उनके इस इतराफ़ को शक की निगाहों से देखा गया, क्योंकि मरियम से जब पहले ये सवाल पूछा जाता था कि आप पार्टी का मीडिया सेल चलाती हैं, तो मरियम इस बात से साफ इनकार कर देती थी। क्या कहती थी कि मेरा मीडिया सेल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब शायद ये वजह थी कि मरियम के इस इतराफ़ी बयान को मशकूक तरीके से देखा गया और ये क्या सराइयाँ की जाने लगी कि मरियम ने ये एतराफ़ी बयान ऐसे ही नहीं दिया। भला मरियम इतनी आसानी से अपनी ऑडियो को कैसे मान सकती हैं? अब जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की अदालतों में सबूत जमा कराने की जो तारीख रही है वो भी सबके सामने है। अब इसीलिए ये बातें होने लगी कि मरियम ने ऑडियो को इसलिए कबूल किया क्योंकि ऐसा ना होने की सूरत में राना शमीम वाला केस कमज़ोर हो सकता था। अच्छा नाज़रीन, इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद हुकूमती वज़ीरों और तर्जुमानों ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए मरियम के इस इक़दाम को कौमी पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल करार दिया और हुकूमती सफ़ों से ये आवाज़ें उठने लगीं कि मरियम नवाज़ के एतराफ़ की तहकीकात कराई जाएंगी और जो कार्रवाई होगी वो भी मीडिया के साथ शेयर की जाएगी। अब इसके बाद लगा ऐसा कि जी अभी ऑडियो का सिलसिला शायद रुक जाएगा, लेकिन इसके बाद मरियम की एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें वो अपनी खुद की तारीफ़ करती हुई नजर आई। उनके अल्फाज ये थे कि जी कैसी लगी मेरी मीडिया मैनेजमेंट। अब उस मुबैना ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद ये ख्याल किया जाने लगा कि शायद अब कोई और ऑडियो लीक ना हो, लेकिन एक बार फिर से मरियम की ताज़ा ऑडियो लीक हो गई और इस मुबैना ऑडियो में इस बार वो अकेली नहीं थी, बल्कि साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब भी उनको बाकायदा मीडिया डीलिंग्स के गुर सिखाते हुए सुनाई दिए। अच्छा, मुबैना ऑडियो टेप में दोनों लीगी रहनुमा कुछ सहाफ़ियों की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं और ऑडियो टेप में मुबैना तौर पर परवेज़ रशीद निजी चैनल के एक प्रोग्राम का हवाला दे रहे हैं और परवेज़ रशीद क्या कह रहे हैं कि जी इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे सहाफ़ी शामिल किए गए हैं जो नून लीग को बहुत गालियां देते हैं। इस शो में कोई भी हमारा तर्जुमान नहीं है। अब इस मौके पर जो मुबैना ऑडियो टेप है उसमें मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि पहले वो मामला चैनल के मालिक के सामने उठाएंगी। अच्छा, इसमें परवेज़ रशीद साहब नून लीग के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ियों के बारे में कुछ नाजेबा कलमात भी अदा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो फिर इस तरह तो ये प्रोग्राम गैर मुतवाज़न होगा और अगर इमरान खान के खिलाफ बात करने पर पाबंदी हो और हमारे खिलाफ ये जानिबदार सहाफ़ी बात करते हैं, जिसके जवाब में मरियम क्या कहती हैं कि बेशक ये तो जानिबदारी है। जबकि क्लिप के आखिर में मरियम नवाज़ हिदायत देती हैं कि बास्केट का एक जोड़ा जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अज़रबैजान से लाए थे 2 सहाफ़ियों को भेजा जाए। अब इस ताज़ा मुबैना ऑडियो के आने के बाद फवाद चौधरी नून लीग की ऑडियो टेप्स को सहाफ़त पर हमला करार दे रहे हैं, बड़ी हैरानी का इजहार करें कि इस बात पर कि जिस सहाफ़ती तंजीमें आखिर इन ऑडियो टेप्स पर चुप कर के क्यों बैठी हुई हैं, बोल क्यों नहीं रही, चुप क्यों साधे हुए हैं। ज़रा सुनिएगा फवाद चौधरी क्या कहते हैं। जी तो सुना आपने फवाद चौधरी को। हुकूमत का भी ये मानना है कि नून लीग की आला क़यादत चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी तय कर रही है और ये एक संगीन मसला है। और क्या कह रहे हैं फवाद कि जी नून लीग मीडिया को यरगमाल बनाना चाहती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि सहाफ़ियों की तंजीमें आज़ादी सहाफ़त पर होने वाले इस हमले पर खामोश बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? अब फवाद ये तासुर ले रहे हैं कि जी सारी मीडिया तंजीमों को टोकरियों ने खामोश करवाया हुआ या फिर इसके अलावा कोई और वजह होगी। अब ये समझ से बालातर है। अच्छा, जिन सहाफ़ियों को मुबैना ऑडियो में निशाना बनाया गया उन्होंने भी मीडिया तंजीमों की खामोशी पर सवाल उठाया और ये मुतालिबा भी किया है कि इस हवाले से कोई मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाए। अब हुकूमत ये कहती है कि नून लीग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रायमा पर असरअंदाज होना चाहती है, यानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक नून लीग को वो सच कबूल नहीं जो इसके खिलाफ है, बल्कि वो सच कबूल है जो नून लीग की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। अच्छा नाज़रीन, अगर ये मुबैना ऑडियो दुरुस्त है तो ऐसे में परवेज़ रशीद साहब ने जो नाजेबा कलमात सहाफ़ियों के बारे में अदा किए वो इंतहाई नामुनासिब थे। अच्छा, हालात चाहे आपके कितने खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन ये तरीका क्या दुरुस्त है? ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में अब गालम गलोच का सिलसिला शुरू कर दें और गैर इखलाकी जुमलों को फौकियत देना शुरू कर दी जाए। पार्लियामेंट में रहने वालों को पार्लिमानी अंदाज़ अपनाना चाहिए और ये अंदाज़ पार्लियामेंटेरियंस को सूट भी करता है। अच्छा, इस मुबैना ऑडियो का सबसे जो अहम पार्ट है वो ये है जिसमें मरियम नवाज़ 2 अहम सहाफ़ियों को टोकरी भिजवाने की बात करती हैं, जिस पे सियासी हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि नून लीग को वो सहाफ़ी हज़रात तो बिल्कुल भी पसंद नहीं जो नून लीग की पॉलिसी से इख्तलाफ करें और ख़ास तौर पे नून लीग की आला क़यादत के बकौल वो सहाफ़ी तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं जिनका झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ हो। लेकिन फिर मरियम 2 सहाफ़ियों को किस खुशी में टोकरियाँ भिजवा रही हैं? क्या ये नून लीग का मुनासिब अमल है? और तहरीक इंसाफ वाले इसीलिए तो शायद तंज कर रहे हैं कि जी इमरान खान भी आ गए थे लेकिन वो टोकरियां लेकर नहीं आए थे बल्कि खाली हाथ आए थे। अब इस बात की प्ली लेकर शहजाद वसीम कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त की बात करने वालों का जो असल चेहरा है वो क्या है, अब वो सबके सामने आ गया, क्लियर हो गया, वाज़े हो गया। ज़रा चलाइएगा शहजाद वसीम का क्लिप।
अच्छा जी, सुना आपने। अच्छा, नून लीग वालों ने तहरीक इंसाफ हुकूमत पर सहाफ़त को दबाने के इल्ज़ाम लगाए और इमरान खान साहब को डिक्टेटर से तशबीह दी गई। मीडिया को अपने बस में करने का इल्ज़ाम पहले नून लीग ने इमरान खान पर लगाया और अब मरियम और परवेज़ रशीद की ताज़ा जो मुबैना ऑडियो है उसने हुकूमत का कहते हैं कि सीना चौड़ा कर दिया है। लेकिन फ़ौरन फंडिंग केस की जो ताज़ा पेशरफ्त है उसने हुकूमत को एक कदम पीछे और अपोजिशन को एक कदम आगे कर दिया। और जहां हुकूमत नून लीग की मुबैना ऑडियो वाली कमज़ोरी पर खेल रही, वहीं पर फ़ौरन फंडिंग केस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमत की कमज़ोरी पर ज़रबे लगा। अच्छा, ये एहसन इकबाल और अता ताड़े का क्लिप ज़रा चलाइएगा। तो सुना आपने, लीगी रहनुमाओं की घन गरज ऐसी नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। और कहानी क्या है? कहानी कुछ ही ज़रा सुनिएगा कि पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के निकात सामने आए हैं, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, जबकि 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया, 2 बैंक खातों को। और पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी, जबकि बगैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ भी हुआ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए और इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए। रिपोर्ट में इंकशाफ ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए, जबकि स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। और यही वजह है कि मरियम नवाज अपनी मुबैना ऑडियो लीक होने के बावजूद पूरे एतमाद नजर आती हैं और कहती हैं कि जी दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान का बाल बाल चोरी में डूबा हुआ है। ऐसे भयानक चेहरे वाले शख्स को सादिक और अमीन करार देने वाले कौम को जवाब दें। ये इंकशाफात और सबूत इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। और इमरान खान ने ना सिर्फ चोरी की है और चोरी को छुपाया, बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला। इमरान खान ने अवाम की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर अयाशी भी की। अच्छा, नून लीग इस रिपोर्ट के बाद ये समझती है कि पीटीआई का ईमानदारी का जो मेकअप है वो उतर चुका है, लेकिन फारूक हबीब पीपल्स पार्टी और नून लीग की फ़ौरन फंड सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इस केस में मुश्किल में आ सकती है? और फारूक हबीब तो इस सवाल का जवाब हाँ में ही दे रहे हैं। ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा और सुनिएगा क्या कहते हैं। जी, तो सुना आपने, फारूक हबीब कहते हैं कि ये वही स्क्रूटनी कमेटी है जिसने हमारे अकाउंट्स को देखा और यही कमेटी नून लीग और पीपी के अकाउंट्स को देख रही है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं की जा रही। अच्छा, इलेक्शन कमीशन एक वक्त पर 3 बड़ी जमातों के अकाउंट्स का फैसला सुनाए। ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी की तो स्क्रूटनी करें लेकिन दीगर जमातों से हिसाब ना लें। अच्छा, फारूक तजवीज़ दे रहे हैं कि बेशक इलेक्शन कमीशन खुली अदालत लगाकर केस का फैसला करे, लेकिन ये पता लगना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने 11 खुफिया अकाउंट्स क्यों रखे और नून लीग ने 9 अकाउंट्स क्यों छुपाए रखे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग की भी स्क्रूटनी के मुंतज़िर हैं। अब फारूक जहां दीगर जमातों को इस मामले पर डील देने के शिकवे कर रहे हैं, तो वहीं शाजिया मरी कहती हैं कि हम हिसाब देने को तैयार हैं, पीछे नाराज़ बच्चों की तरह रोना बंद करे। ज़रा शाजिया का क्लिप चलाइए। जी, सुना आपने, शाजिया मरी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने खातों का सारा हिसाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है, पीटीआई अब अपना हिसाब दे। अब पीपल्स पार्टी पीटीआई को चोर और ठग के अलकाबाज से नवाज रही है। पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी वो चंदे के पैसे पार्टी के नाम पर लेती है और पीपल्स पार्टी अपने खातों का मुकम्मल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को दावा करती है और ये दावा असद उमर भी कर रहे हैं। ज़रा असद उमर साहब का भी क्लिप चला दीजिए। जी, तो सुना आपने, असद उमर बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि इस केस में तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर रहेगी, क्योंकि इसने अपने बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी और इमरान खान साहब ने सारा पैसा शफाफ तरीके से इकट्ठा किया है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट पेश की है वो मुस्लिम लीग नून के दौर की है। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हर तरफ एक दूसरे के वीक पॉइंट्स, कमज़ोरियाँ ढूंढने पर मेहनत हो रही है, लेकिन ये अगर हमारे रहबर मेहनत किसी और चीज़ पे करें तो मेरे ख्याल से कितना फ़ायदा हो जाए। अब हमारे रहबरों को चाहिए कि एक दूसरे को कमज़ोर करने के बजाय एक दूसरे के बाजू बने, वरना एक दूसरे को काट खाने, नीचा दिखाने, इस सब में क्या मुल्क का फ़ायदा होगा, आवाम का फ़ायदा होगा?
ऐसा अगर चलता रहा, इस अमल में मेरे नुकसान ही होगा, इनका अपना भी वक्त ज़ाया होगा। इनको और टारगेट सेट करने चाहिए कि अवाम को किस तरह ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वोटर्स जो इन पर एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, एतमाद करके वोट देकर इनसे बहुत सी वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर ये उसको पूरा करें, जितने भी मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए सर जोड़ कर बैठें, बहुत से मामलात पर मुल्की मुफाद के लिए, कौम के लिए अगर इनको एक पेज पर आना चाहे तो उनकी जो अपनी ज़ाती अनाएँ हैं, अपनी ज़ाती मुफादात हैं, जो आपस के ग्रजेस हैं, इनको ख़त्म करके ये एक पेज पर आ जाए मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो कितना ही बेहतर हो जाए। लेकिन जो चल रहा है उसको देखकर तो ये लगता है कि शायद यही सिलसिला चलता रहेगा, यानी किसने किसी को नीचा दिखा दिया, किसने किसी पर ईंट फेंक दी और आगे से पत्थरों का ढेर लेकर सामने वाला उस पर पत्थरों का ढेर बरसा दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क का क्या होगा, अवाम का क्या होगा? ऐसे कैसे चलता रहेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं और आज कश्मीरियों से कौम मुत्तहिदा के हक खुद इरादियत के वादे को 73 साल हो गए हैं। 73 साल दुनिया भर में कश्मीरी मुतालबा कर रहे हैं कि जी कौम मुत्तहिदा को 73 साल पहले किए गए अपने वादे का पास रखना चाहिए और आलमी बरादरी और बिलखुसूस कौम मुत्तहिदा को भारत के जो जंगी जराइम हैं और मकबूजा कश्मीर में इसके इंसानियत के खिलाफ जराइम का नोटिस लेना चाहिए। कश्मीरियों के यौम हक खुद इरादियत के मौके पर अपने पैगाम में सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़े रहने के अज़म का इजहार किया और दूसरी जानिब श्रीनगर के इलाके में ताहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और इस महीने के पहले 5 दिनों में काबिज़ भारतीय फ़ौज की जारहियत में शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद 8 हो गई है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल बासित साहब, कौम मुत्तहिदा के हक खुद इरादियत के वादे को 73 साल हो गए मगर इनसे किए गए वादे वफा नहीं हो सके, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, जहाँ तक हक खुद इरादियत की बात है तो भारत तो पहले दिन से ही इस मामले में सिंसियर नहीं था और उसकी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरीके से एक तरफ तो खुद ही वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गया, वहाँ बेशुमार करारदादें भी पास हुई, आप सब जानते हैं, और उनको उसने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन साथ साथ अचंभे की बात यह है कि हिंदुस्तान में उसने ऐसे एक्शंस लिए कि वो चाहता था कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसका कम अज़ कम पूरी तरह भारत के साथ इल्हाक हो जाए। तो 1956 तक अगर आप देखिए तो जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की दस्तूर साज असेंबली थी, भारत ने उस पर बहुत प्रेशर डाला कि आप ये जो आर्टिकल 370 है जो 1950 में भारत के आइन में रखा गया था, उसको आप हटाने की रिक्वेस्ट करें यूनियन को। लेकिन भारत वो नहीं हुआ और उसके बाद हमने देखा यके बाद दीगरे 1957 के बाद चूंकि फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आई इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो हक खुद इरादियत का जहाँ तक मामला है भारत मेरे तो हिसाब से शुरू दिन से ही सिंसियर नहीं था और टाल मटोल ही कर रहा था। लेकिन भारत उसकी कमिटमेंट मौजूद है। अवामी बरादरी को चाहिए कि वो भारत पे प्रेशर डालें क्योंकि ये मामला इस तरह तो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, गुज़िश्ता महीने कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ये मकबूजा इलाकों में जो बसने वाले हैं उनके हक़ खुद इरादियत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की थी और उस पर हमारे दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया था कि जो करारदाद है भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में बसने वाले लोगों के लिए उनके हक़ खुद इरादियत और जबर और तसल्लुत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद के लिए एक उम्मीद होगी। क्या उस करारदाद पर हमने कोई काम किया है? देखिए, यहाँ तक ये करारदाद है ना, ये अगर आपको तो खैर याद नहीं होगा, लेकिन 1960 में 1514 रेजोल्यूशन है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 14 दिसंबर 1960 की। तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की करारदाद है, ये कोई नई करारदाद नहीं है। ये पिछले 30-40 साल से और कंसेंसस के साथ हो रही है। भारत भी इसको सपोर्ट करता है इस करारदाद को, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे जो है वो डीकोलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन भारत इस करारदाद से ये बिल्कुल साबित होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन लोगों का या अक़वाम का एक बुनियादी हक है जो उनसे छीना नहीं जा सकता।
और ये एक ऐसा हक है जिस तरह आपका सांस लेने का हक है, तो हक खुद इरादियत भी इसी किस्म का एक हक है जो उन लोगों को दिया जाना चाहिए। हमने देखा कि पिछले हमारे तकरीबन 30-35 सालों में ईस्ट तिमोर को ये हक मिला, उसके बाद वेस्ट सहारा में इवन साउथ अफ्रीका ने नमीबिया को ये हक दिया। तो ये ऐसी बात नहीं। और अभी आप रिसेंटली अगर आप देखिए तो स्कॉटलैंड को भी ये हक दिया गया कि वो रेफरेंडम करके बताएं कि वो बरतानिया के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। तो ये जो हक है बुनियादी तौर पे यूएन चार्टर बात करता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 55 में, इसी तरह और बेशुमार रेजोल्यूशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि देखिए अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ना भी हों तो ये एक ऐसा इंसानी हक है जिसको आप छीन नहीं सकते किसी कौम से। तो इस वजह से जो है मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि भारत में ज़रा प्रेशर बिल्ड किया जाए, दुनिया उस पर प्रेशर बिल्ड करे, क्योंकि इस मकबूजा जम्मू और कश्मीर के डिस्प्यूट के होने की वजह से ना हमारे खित्ते में वो डेवलपमेंट हो पा रही है, ना रीजनल कनेक्टिविटी हो पा रही है, और बहुत से मसाइल आर्म्स रेस की तरफ हम जा रहे हैं। अभी देखिए ना भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दी हैं, तो फिर हम भी कुछ ना कुछ तो उसके काउंटर मेजर्स लेंगे। तो इस वजह से और बुनियादी मसला है, जो लोग पाकिस्तान में ये चाहते हैं कि भारत से तिजारत हो जाए, भारत के साथ बाकी ताल्लुकात ठीक हो जाए। मेरी एक बात आप याद रखिए, मैं यहाँ पे इस दुनिया में हूँ कि ना हूँ, भारत और पाकिस्तान के दरमियान उस वक्त तक ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता। ये तनाज़ा किसी तौर हल नहीं हो जाता इन अकॉर्डेंस विद एस्पिरेशंस, उनकी तर्जुमानी, उनकी उमंगों की तर्जुमानी के साथ। तो ये मामला, और अगर भारत चाहता है कि उसको भी एक रीजन में पजीराई मिले, दुनिया में उसको पजीराई मिले, तो भारत भी कभी अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता दुनिया में जब तक कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा ख़त्म नहीं होता, जब तक उसके रीजन में अमन नहीं होता। ये मुमकिन ही नहीं है। तारीख इस चीज़ से भरी पड़ी है, न जाने भारत को क्यों समझ नहीं आ रही इस बात की। सही। अच्छा अब्दुल बासित साहब, बरतानिया में होने वाले जो खालिस्तान रेफरेंडम है उसकी तरफ कश्मीरियों और पाकिस्तान को भी क्या आलमी ताकतों के सामने कश्मीर का जो मौक़िफ़ है वो मज़ीद बेहतर तरीके से रखने की ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़रूरत है। मैं तो देखिए कह के थक गया हूँ कि आपके यहाँ जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का एक्ट, जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसको अगर आप पढ़िए डॉक्टर फायदा, तो उसमें आर्टिकल 11 है जिसके तहत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत प्लेबिसिट एडवाइज़र अपॉइंट कर सकती है। तो पहले तो ये आप प्लेबिसिट एडवाइज़र अपॉइंट करें, और ये पहली दफ़ा भी नहीं होगा। ये 1990 में उस ज़माने में राजा मुमताज़ हुसैन राठौर साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के। उनके ज़माने में चौधरी, मेरा ख्याल में चौधरी सुबाहत अली नाम था, जो कि प्लेबिसिट एडवाइज़र उनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। ये जो अपॉइंटमेंट ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो डेमोग्राफिक चेंजेस भारत करना चाहता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, कम से कम हम भी एक प्रोसेस यहाँ शुरू करें और डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दें कश्मीरियों का, जो दुनिया भर में कहीं भी हो वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे जी हम कश्मीरी हैं और हमारा वोट का हक है। तो जब भी ये एक आपके पास एक डेटा मौजूद होगा कि ये 11 मिलियन कश्मीरी हैं या 12 मिलियन कश्मीरी हैं, यही सिर्फ प्लेबिसिट में अपना वोट का हक अदा करेंगे, तो मेरा ख्याल में ये तो बहुत ज़रूरी है ये करना, ताकि जो दुनिया भर में कश्मीरी हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। फिर एक मोमेंटम जनरेट होता है, इससे एक बात आगे बढ़ती है। लेकिन जब तक हम ये इक़दाम नहीं लेंगे, जब आप खुद इक़दाम नहीं लेंगे जो आप ले सकते हैं, तो दुनिया से भी आप तवक्कुआत नहीं रख सकते हैं कि वो आपके साथ खड़े हों। ठीक है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये कहना है, उनकी राय, उनका मानना है कि जी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने कश्मीर इशू को ज़्यादा उजागर करने के लिए काफ़ी हद तक जिद्दोजहद की, मेहनत की, स्ट्रगल की, मगर जो पिछली हुकूमत है उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर में कश्मीर मसले को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया था। क्या ये बात दुरुस्त आपको दिखाई देती है? लेकिन बहुत से लोग फिर इस हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं और पुरानी हुकूमतों का जो हिस्सा रह चुके हैं, जब वो तनकीद करते हैं तो आपका कैसा महसूस होता है? क्योंकि पिछली हुकूमतों के साथ कंपेयर करें इमरान खान साहब की हुकूमत को, तो चलें उनसे तो बेहतर इन्होंने कश्मीर के मसले को संजीदगी से इसको हाईलाइट किया होगा, इंटरनेशनल फोरम्स पे हाईलाइट किया होगा। नहीं, देखिए पिछली हुकूमत का तो मामला हमारे सामने है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देख लें, 2009 में शर्म शेख में जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने की मनमोहन सिंह के साथ इजिप्ट में। पहली दफ़ा
16 जुलाई 2009 की जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं था। ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान भारत के दरमियान। उसके बाद आप जाइए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो इनकी हुकूमत में ऊफा जो 10 जुलाई 2015 को जॉइंट स्टेटमेंट आई, उससे भी कश्मीर का जिक्र नहीं। तो उन हुकूमतों को तो हमें मालूम है कि उनका क्या तर्ज अमल रहा है। उन्होंने कश्मीर को बैक बर्नर पे डालने की कोशिश की और दूसरे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा, वो एक इल्यूजन था जिससे वो काम कर रहे थे। जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इनको एक नई सूरत हाल मिली 5 अगस्त 2019 के बाद। मेरे ख्याल में ये है कि सच्ची बात तो ये है कि ये हुकूमत भी बहुत कुछ कर सकती थी जो नहीं किया, लेकिन भारत जो 5 अगस्त 2019 के बाद इक़दाम लिए गए, मैं उनके साथ मुत्तफिक हूँ और मैं वो अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया, अपना हाई कमिश्नर वहाँ नहीं भिजवाया, तिजारत ख़त्म की, अपनी स्पेस बंद की। तो ये कुछ सही इक़दाम थे, लेकिन हम उन पे इक्तफा नहीं कर सकते अगर हमने भारत पे प्रेशर बिल्ड करना है। क्योंकि देखिए, किसी पॉलिसी का या आपकी डिप्लोमेसी का आया वो अच्छी है या बुरी है, उस वक्त पता चलता है जब उसके रिजल्ट निकलना शुरू हों। अगर हम भारत पे प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमें वो कामयाबी मिली है। तो हमें मजीद काम करना है और उन चीज़ों पे बिल्ड करना है, रादर देन कंप्लेसेंट हो जाना है। ठीक है जी अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज दुनिया में कश्मीरियों ने हक के खुद इरादियत मनाया है और आज ही डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार 2022 में मीडिया को उन्होंने पहली ब्रीफिंग दी है और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए DG ISPR का कहना था कि भारत जिनीवा और आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा जारी है और भारत ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाया हुआ है। इसके अलावा DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर बाढ़, TTP के साथ मुज़ाकरात, एस्टेब्लिश जवाज़ तनकीद और नवाज शरीफ साहब से डील की बातों पर भी खुलकर बात की है। इस प्रेस ब्रीफिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, DG ISPR ने कहा है कि मुल्क में और बैरून मुल्क बैठे कुछ लोग मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चला रहे हैं और ये ना सिर्फ फेक न्यूज़, मन घड़त बातों से इदारों के बीच जो दरार डालने की कोशिश करते हैं, इसमें पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। क्या कहेंगे आप, उनका इशारा किस तरफ था? नहीं, इशारा तो उनका पाक फौज की तरफ है और पाक फौज को सियासत में घसीटा जाता है और सियासी जो कशमकश है उसके अंदर पाक फौज को डेली आपके हर प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई बैठा शख्स, सियासतदान जो है वो जिक्र करेगा कि पाक फौज का रोल सियासत में जो है उसको, और जो आइन के कभी पैराए में बात करेंगे, कभी किस पैराए में बात करेंगे, कभी जमहूरियत के तकद्दुस और उसकी बालादस्ती के पैराए में बात करेंगे, लेकिन उनका जो हदफ होता है वो पाक अफवाज होती हैं और उसका मकसद है कि पाक अफवाज को इतना मलाइन किया जाए बदकिस्मती से कि या तो उनके जो इनके अपने मकासद जो हैं, ग्रोही मकासद, इनके पार्टी के मकासद, इनके जो इनके अपने मकासद हैं, ज़ाती मकासद, उनके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए। तो मेरा ख्याल है उसके लिए वो पाक फ़ौज को कसूरवार ठहराते हैं। दूसरी बात, पाक फ़ौज को इल्ज़ाम देने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि शायद पाक फ़ौज और हुकूमत वक्त जो होती है, जिस वक्त की हुकूमत है, उसमें कोई थोड़ी बहुत दूरी आए और दूरी की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जिसको कि वो फिर बाद में इस्तेमाल कर सकें। बाकी ज़ाहिर है दुश्मन बैठा बाहर जो है वो तो ये कोशिश करेगा ही करेगा और ये दरारें जहाँ एग्जिस्ट करती हैं उनको इस्तेमाल करेगा। तो मेरा ख्याल है ये मकासद हैं जो कि ये मतलब है जो उन्होंने जिसका जिक्र किया। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा, पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के हवाले से भी उन्होंने बात की है। DG ISPR का कहना था कि जी बाड़ लगाने का जो काम है वो तकरीबन 94% तक मुकम्मल हो गया है और ये अमन की बाड़ है जिसे लगाने के अमल में हमारे जवानों का खून भी शामिल है और उसको हर सूरत मुकम्मल भी किया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, तो आपको क्या लगता है कि तालिबान हुकूमत को जल्दी इस बाढ़ की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, ये मामला हल हो जाएगा? नहीं होगा, ना ही उनको उनकी अहमियत का अंदाज़ा है, बल्कि वो तो कहते हैं इसको मानते ही नहीं है। वो इस वक्त तो उखाड़ रहे हैं उसको मुख्तलिफ जगहों से। बिल्कुल, हाँ। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करते हैं, जो कि ड्यूरेंट लाइन अब एग्जिस्ट नहीं करती, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते।
तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि पाकिस्तान के रियासती पोजीशन और पाकिस्तान के कौमी पोजीशन के बरखिलाफ़ है। फिर वहाँ पर हम्म। टीटीपी बैठ के पाकिस्तान पर हमले कर रही है, उसको भी खामोश कराना और उसको उनकी ज़मीन इस्तेमाल ना होने देना भी उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरे ख़्याल में इस साल में और आने वाले हफ्तों महीनों में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफ़गान रियासत और अफ़गान कौम और अफ़गान अवाम के लिए, अफ़गान हुकूमत के लिए आसानियाँ क्रिएट की जाएँ और उनका कोई सस्टेनेबल हल निकाला जाए उनके लिए, उनकी मईशत के लिए, उनके माशी इस्तेहकाम वगैरह के लिए। लेकिन अगर वो इस किस्म की चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलेंगे जिसके अंदर के जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो ये एक तरह से जी। बदकिस्मती से एक इसको आप मुखासमाना और एक दुश्मनाना रवैया कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ना वो समझे हैं, ना वो समझेंगे, और मुश्किलात अफ़गानिस्तान की तरफ से मेरे हाल में पाकिस्तान की सरहद पे हमेशा रहेंगी। ठीक है जी। अच्छा चौधरी साहब, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और DGISPR ने बताया कि जी मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर कलअदम TTP से मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया, लेकिन कुछ चीज़ें नाकाबिले कबूल थीं। आपको याद होगा इस इशू पर भी कुछ लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई कि पाकिस्तान ने उनके कैदी छोड़ दिए और रियासत ने माफ़ कर दिया। इस पर आपका कॉमेंट चाहूँगी। जी बिल्कुल, ये टीटीपी की देखिए नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ तो काम शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर अफ़गान तालिबान का ये कहना था कि वो इसकी एक तरह से ज़िम्मेदारी लेते हैं कि तहरीक तालिबान जो है वो हथियार वो फेंक देगी, हथियार नहीं उठाएगी रियासत के खिलाफ और फिर जम हो जाएगी पाकिस्तान। लेकिन तहरीक तालिबान, पाकिस्तान का भी ऐसा मूड नहीं लगता। अफ़गान तालिबान ने भी अब हैंड्स अप कर दिए हैं कि हम फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ज़ामिन नहीं है। तो फिर जब ऐसी सूरत होती है तो फिर जो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जो भी कोई हथियार उठाएगा उसका जवाब तो फिर देना पड़ता है और काला कमा करना पड़ता है उसका। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, DGISPR ने नवाज शरीफ साहब से मुतालिक भी जो क्या सराही हैं उनको बेबुनियाद करार दिया है और उन्होंने कहा है कि जी अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उससे पूछें कि उनके पास इसके सबूत क्या हैं, कौन डील कर रहा है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि जी सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मसला ही कोई नहीं है। तो आप बताइए कि कुछ अरसे से खबरें जो फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ डील के साथ वापस आ रहे हैं, आपके मुताबिक ऐसी खबरों से आखिर मकासद हासिल करना क्या चाहते हैं कुछ लोग? मैंने आपसे पहले सवाल के जवाब में जिक्र किया था कि इसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है कि ऐसे बदअतमादी और बदगुमानी पैदा की जाए जिससे कि यूँ लगे कि अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ौज का जो इदारा है उसकी जो सपोर्ट है इस गवर्नमेंट को वो नहीं रही। और सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट ये होती है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे ये समझे कि ये इदारा जो है उनके मकासद के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ये बीज बोना मकसद था, लेकिन वो जल्दी बात पकड़ी गई और वो ये कहा गया कि ये एक सबसे बड़ा, क्योंकि उनके बीच में से ही आवाज़ें आनी शुरू हुई कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको पता है पूरी पिछले हफ्ते 10 दिन से ये खेल खेला जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका अंजाम क्या हुआ कि PMLN ने खुद भी मान लिया कि हमारा ये मकसद सिर्फ ये था कि हम इस हुकूमत को ये बावर कराएं कि उसके दिन ख़त्म हो चुके और वो अपना, यानी इससे कहते हैं फोर्स्ड टेरर, ऐसा उसको मजबूर करना कि उससे कोई ऐसी गलती हो जिससे ये सियासी फ़ायदा हासिल कर सके अपोजिशन या ख़ास तौर पे PMLN। तो बाहर सूरत ये उसका मकसद था और उसके लिए पाक फ़ौज का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, डील्स का और इस किस्म की गुफ्तगू का। मेरा ख्याल अभी तो बहुत सारी चीज़ें बदकिस्मती से अभी ओपन हैं बिटवीन द नवाज शरीफ साहब एंड पाकिस्तान मिलिट्री। जिस किस्म की गुफ्तगू हुई है, जो नारे लगाए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं, जिसका नाम लिया जाता है, तो वो चीज़ें अभी जब तक किसी तरफ हल तरफ मामले की तरफ नहीं जाएंगी तो बारह सूरत पाकिस्तान अफवाज का काम ये नहीं है कि किसी को हुकूमत में रखे या उसको उतारे, या अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो उनका काम है। तो इलेक्शन जब 2023 में होंगे तो दे कैन डिसाइड। ठीक है चौधरी साहब, आपकी बात आपने बड़ी अहम बात की, लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि यहाँ पर एक ट्रेंड सेट कर दिया गया और सियासतदानों की जानिब से ही कर दिया गया। ये सियासतदान है, ये रोल मॉडल्स होते हैं, रोज़ TV पर आते हैं, लोग इनको सुनते हैं, इन पर एतमाद करते हैं, इनको वोट देते हैं अपने हकूक़ के लिए कि हमारे काम करेंगे, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उन पर पूरे उतरेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में भी आए दिन क्या हो रहा है आपके सामने, वहाँ पे लोगों के टैक्स के पैसे जा रहे होते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की जाती है। तो ये भी तासुर हमारे सियासतदान ही देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अभी PTM में जो फूट पड़ी, कोई किसी के बारे में कह देता है कि जी इस पर तो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, फलां पे तो फलां मेहरबान हो गया है, फलां तो हुकूमत के साथ बैठ गया है, आपस में एतमाद का फुकदान है। जो जीत जाता है इलेक्शन में उसके बारे में कह दिया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस पर मेहरबान है। पाकिस्तान के अंदर बहुत एक इंतशार की कैफियत फैलती है। तो
बाहर क्या जाएगा, हम्म, ये खुद ही हम काफ़ी हैं इन चीज़ों के लिए। और अंदर ही अंदर गंद घोलते हैं, अंदर ही अंदर अपनी ज़ुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। इसका ठीक है, फ़ायदा हमारे किसी को सियासतदानों नहीं को है, इन्हें अपने नुकसान। रवैया सही करने की जरूरत है चौधरी साहब, इनको काम करने की जरूरत है अपने रवैये पर। ये अपना काम है इनका, वो काम करें बजाय इसके कि इधर-उधर लड़ाइयाँ करते फिरें एक-दूसरे के साथ और इदारों को भी ठीक है बदनाम जी, करें। ठीक। जी, जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए नाज़रीन। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।